प्रिय विद्यार्थियों, फ्रांस की क्रांति पर चौथा व्याख्यान। इससे पहले हम 3 व्याख्यान कर चुके हैं। विगत व्याख्यान में हमने फ्रांस के अंदर क्रांति के जो कारण थे उसमें विचारकों की क्या भूमिका थी, दार्शनिकों की क्या भूमिका थी, उनका क्या योगदान था, उस कड़ी में हमने जिक्र किया मॉन्टेस्क्यू का, वोल्टेयर का, रूसो जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका पहला वाक्य मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। और इसके अलावा और भी कई विचारक, दिदरो, आर्लो बेयर, केने, जिनका लोगों पर प्रभाव पड़ा। अर्थशास्त्री क्वेसने, जिनका नारा था कि सबको उनकी इच्छा के अनुसार कार्य दो। फिर हमने यह भी किया कि अमेरिका की क्रांति का और इंग्लैंड में जो संवैधानिक सुधार हो रहे थे, आयरलैंड में जो आंदोलन हुआ, उन सब का भी फ्रांस के लोगों पर प्रभाव पड़ा। और राजा ने नए कर लगाए क्योंकि फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी, और उन करों के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन में हमने किया था कि जो 3 वहाँ के जो वर्ग हैं, जिनको फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट कहा जाता है, पहले में पादरी हैं, दूसरे में कुलीन हैं और तीसरे में साधारण वर्ग हैं। इन सब जिनकी कुल मिला के संख्या जो 1214 थी, पादरी 308 थे, कुलीन 285 थे और जनसाधारण प्रतिनिधि 621 थे। अब पादरी जैसे 308 हैं तो इनका एक ही वोट गिना जाएगा, कुलीन 285 है, इनका एक ही वोट गिना जाएगा, साधारण वर्ग 621 है, इनका एक ही वोट गिना जाएगा। इस बात पर विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो प्रतिनिधि है उसका एक वोट काउंट किया जाए। तो ये वहाँ एक गतिरोध पैदा हुआ और उस गतिरोध में वहाँ जो सभा स्थल था जहाँ पर थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठा होने थे, वहाँ पे ताला लगवा दिया। ताला लगवा दिया तो थर्ड स्टेट के लोगों ने पास में ही एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ जा कर के उन्होंने अपना जो सम्मेलन है वहाँ जारी रखा और वहाँ उन्होंने एक शपथ ली जिसको टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। और उसमें शपथ में कहा कि हम अपनी बैठक जारी रखेंगे और एक संविधान बनाकर रहेंगे। तो ये चर्चा हमने विगत व्याख्यान में विद्यार्थियों की थी। अब बात होती है संयुक्त अधिवेशन की। तीसरे सदन की कार्यवाहियों से चिंतित होकर राजा ने 23 जून को तीनों सदनों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में राजा ने घोषणा की कि अभी हाल ही में जो तीसरे सदन ने कार्य किए हैं वे अवैध हैं और असंवैधानिक हैं। उसने तीनों सदनों को पुनः पृथक पृथक बैठक करने को कहा और इसके बाद राजा सभा भवन से चला गया। कुलीन वर्ग के प्रतिनिधियों ने भी तुरंत सभा कक्ष खाली कर दिया। उनके चेहरों पर विजय की मुस्कान थी। कुछ से पादरी भी उनके साथ चले गए, परंतु साधारण प्रतिनिधि गुमसुम बैठे रहे। उनके लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। इसी समय जो गवर्नमेंट फंक्शंस का जो प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष ब्रेजे ने आकर उनसे कहा
आप लोग राजा का आदेश सुन चुके हैं। श्रीमान जी की प्रार्थना है, यानी राजा की, कि तीसरे सदन के प्रतिनिधि उठकर चले जाएं। यह एक नाजुक क्षण था विद्यार्थियों, तीसरे सदन के लोगों के लिए। क्या किया जाए? इस नाजुक क्षण में मिराबो, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ने स्थिति को संभाल लिया। उसने दहाड़ते हुए ब्रेजे से कहा, जाओ और अपने स्वामी से कह दो कि हम जनता की इच्छा से यहां एकत्रित हुए हैं और संगीनों की नोक छोड़कर, यानी कि बंदूकों की गोलियां, संगीनों की नोक छोड़कर कोई हमें यहां से हटाने वाला नहीं है। राजा गोली चलाने का आदेश न दे सका, ये साहस नहीं कर सका। 2 दिन बाद बहुत से पादरी और कुलीन भी साधारण वर्ग के साथ राष्ट्रीय सभा में सम्मिलित हो गए। 27 जून को राजा ने तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह साधारण सभा थर्ड स्टेट के लोगों की प्रथम शानदार सफलता थी। राजा के झुक जाने से उनका उत्साह दुगना हो गया। अब हम बात करें संविधान सभा, जो तीनों सदनों के साथ बैठने से संविधान सभा राष्ट्रीय असेंबली को अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो गया, क्योंकि 3 सदन हैं, वो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तीनों सदन एक साथ बैठे हैं। तो अब संविधान सभा को एक अपना राष्ट्रीय स्वरूप मिल गया। अब वह सही अर्थों में राष्ट्रीय सभा बन गई। उसने अब एक संविधान बनाने का कार्य हाथ में लिया और इस दृष्टि से एक संविधान समिति नियुक्त की गई। चूंकि राष्ट्रीय सभा संविधान बनाने का कार्य कर रही थी, अतः उसने अपने नाम को भी बदल लिया। अब वह संविधान सभा के नाम से पुकारी जाने लगी। अब विद्यार्थियों, कुछ घटनाएं घटित होती हैं, उनका हम जिक्र करते हैं। ये जो भड़काने वाली कुछ घटनाएं हुई, ये जो राजा है, उस राजा पर और रानी पर अब कुलीनों का दबाव पड़ रहा था और रानी कुलीनों के पक्ष में थी और राजा को समझाने का, उस पर दबाव बनाने का प्रयास चल रहा था। अंत में राजा ने उनके कहने में आकर असेंबली को दबाने का, जो अभी हम जिस संविधान सभा का जिक्र किया है, उसको दबाने का प्रयास किया। विदेशों से भाड़े पर बहुत से सैनिक बुला लिए गए। उन्हें पेरिस और वर्साई में तैनात कर दिया गया। सीमांत चौकियों से भी बहुत से सैनिकों को बुला लिया गया। 11 जुलाई को जो वित्त मंत्री है नेकर और उसके उसका जो स्टाफ है, उसको बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि नेकर सुधार करने के पक्ष में था। नेकर इस समय तक जनता में लोकप्रिय भी हो चुका था। उसकी बर्खास्तगी का लोगों ने यह अर्थ लगाया कि राजा अब कोई प्रहार करने वाला है, कोई गहरी चोट करने वाला है। इस कार्य से, इस डिसमिशन ऑर्डर से पूरे पेरिस में उत्तेजना फैल गई। कैमाइल नामक एक नेता ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि नेकर की जो पदच्युति है, उसको पद से जो हटाया गया है, ये खतरे की घंटी है। राजा ने देशभक्तों एवं क्रांतिकारियों को कत्ल करने के लिए विदेशी सैनिकों को बुला लिया है। कैमाइल ने कहा कि हमें हथियार उठाने होंगे।
विद्यार्थियों, इसका परिणाम यह निकला कि लोग हथियारों की खोज में निकल पड़े। दूसरी तरफ बड़े नेताओं की देखरेख में नागरिक रक्षकों का दल बनाया गया, जिसने शीघ्र ही राष्ट्रीय संरक्षक दल का रूप ले लिया। इसका उद्देश्य लोगों के अधिक और संपत्ति की सुरक्षा करना था, क्योंकि इस समय हजारों लोग पेरिस में घुस चुके थे। इसके बाद अगला जो बिंदु हम चर्चा करेंगे वो एक बैस्टिल, एक वहाँ की जेल, उसके बारे में। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की उत्तेजित भीड़ ने, अभी हमने जो चर्चा की कि हजारों बेरोजगार पेरिस में घुस आए, वो जो उत्तेजित भीड़ थी उसने बैस्टिल नामक एक प्राचीन किले पर हमला बोल दिया। पेरिस नगर के पूर्वी छोर पर स्थित इस किले का सैनिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं था, सामरिक दृष्टिकोण से भी कोई महत्व नहीं था, किंतु यह एक जेल के रूप में काफी बदनाम हो गया था। इस किले को जेल में परिवर्तित कर दिया गया था। राजा की शक्ति तथा अत्याचार का प्रतीक ये बैस्तिल हो गया था। जो भी कोई राजा के खिलाफ बोलता उनको इस बैस्तिल जेल में डाल दिया जाता था। वाल्तेर और मिराबो जैसे प्रसिद्ध नेता भी इस जेल खाने में बंद किए गए थे। वाल्तेर, जो कि वहाँ का एक प्रसिद्ध विचारक था, एक दार्शनिक था, जिसकी एक पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ लुई XIV, उसको, और मिराबो जो कि नेता था, इनको भी उसमें बंद किया गया। ये जो लोग, उग्र भीड़ थी, इस भीड़ ने यहाँ इस पर हमला कर दिया बैस्तिल पे, और क्रांतिकारी लोग इस जेल के माध्यम से राजा को अपनी शक्ति का परिचय देना चाहते थे। कुछ घंटों की घमासान लड़ाई और रक्तपात के बाद भीड़ ने बैस्तिल पर अधिकार कर लिया। विद्यार्थियों, राजा चाहता तो भीड़ को दबा सकता था, परंतु उसमें विल पावर नहीं था। कुछ वो ज्यादा निर्दयी भी नहीं था और कुछ भीरू किस्म का भी था, इसलिए वह कोई कदम नहीं उठा पाया। इस घटना का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है। दूसरी बार जनता ने निरंकुश शासन पर विजय प्राप्त की। पहला तो जो संविधान सभा के रूप में उनको मान्यता मिली, और दूसरा बास्तिल। अब संविधान सभा अपने को ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी और क्रांति पर पेरिस का नियंत्रण हो गया। 14 जुलाई को, जिस दिन इस जेल का पतन हुआ, 14 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय अवकाश का दिन घोषित कर दिया गया। फ्रांस के जो बोर्बन वंश के ये राजा थे, के पुराने सफेद झंडे के स्थान पर लाल, सफेद और नीले रंग का एक नया तिरंगा झंडा अपना लिया गया। 3 दिन बाद लुई 16वें ने राजधानी में प्रवेश किया और उसने इन सब परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया। आप सुन रहे हैं विद्यार्थियों, राजा ने राजधानी में प्रवेश किया और ये जो झंडा बदल दिया, इसको भी राजा ने स्वीकार कर लिया। बास्तिल जो जेल है, बैस्टिल भी जिसको कहते हैं, के पतन ने फ्रांस के विभिन्न हिस्सों में क्रांति की जो लहरें हैं, इस जेल के पतन से उठने लगी।
शहरों में नई तरह की म्युनिसिपल सरकार और सुरक्षा दल का संगठन होने लगा। देहातों में किसानों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और सामंतों के कागजात जला डाले। जहां तहां मारपीट मच गई। इस तरह यद्यपि कानूनन सामंत प्रथा समाप्त नहीं हुई थी, पर व्यवहार में इसे समाप्त कर दिया गया। विद्यार्थियों, क्रांति का परिणाम देखिए आप। सामंत प्रथा व्यवहार में समाप्त, क्योंकि रिकॉर्ड सारा जला डाला। जुलाई के अंत तक क्रांतिकारियों का विध्वंसकारी कार्य बढ़ता ही गया। कई जगह अन्न भंडार लूट लिए गए, हथियार के भंडार लूट लिए गए या उनको नष्ट कर दिया। अब है विशेषाधिकारों का अंत। संविधान सभा ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 4 अगस्त 1789 की रात को कुलीन वर्ग और पादरियों के प्रतिनिधियों ने अपने सामंतवादी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। विद्यार्थियों, स्वयं संज्ञान लिया है पादरी वर्ग ने और कुलीन वर्ग ने, और कहा है कि हम अपने विशेषाधिकार छोड़ रहे हैं। यह काम बिल्कुल स्वेच्छा से है। गांव के पादरियों ने अपने जो भी वो टैक्स लगाते थे उनको छोड़ दिया कि हम टैक्स नहीं लेंगे। न्यायाधीशों ने अपनी उपाधियां तथा सम्मान छोड़ दिए। शिकार तथा जो भी धार्मिक कर वसूल करने के अधिकार थे वो भी समाप्त हो गए। और विद्यार्थियों, संविधान सभा का अधिवेशन 4 अगस्त को जो चला, रात तक चलता रहा और लगभग 30 अध्यादेश जारी किए, जिनके परिणाम स्वरूप अचानक ही एक ऐसी सामाजिक क्रांति हो गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सभी फ्रांसीसी नागरिकों के लिए समान रूप से राजकीय सेवाओं के द्वार खोल दिए गए। भेदभाव को माफ करना, भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब विद्यार्थियों, एक हिंसा का नया दौर चलता है। कैसे? कि हमने अभी चर्चा की कि विशेषाधिकारों के अंत की घोषणा हो गई, परंतु औपचारिक रूप से इसे कानून का रूप देने की आवश्यकता थी। यह साधारण सी बात सामान्य लोगों की समझ में नहीं आ पाई, और जब कुछ समय बीत जाने पर भी उन्हें कोई परिवर्तन नजर नहीं आया तो पुनः लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लोगों को डर था कि कहीं उनका संघर्ष और बलिदान व्यर्थ न चला जाए और अब तक जो कुछ प्राप्त हुआ है उस पर पानी न फिर जाए, क्योंकि राजा का भाई और बहुत से कुलीन फ्रांस को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए, फ्रांस की सीमाओं से बाहर चले गए और वहां के शासकों की सहायता से फ्रांस में जो क्रांति चल रही थी उसको कुचलने की योजना बना रहे थे। कुछ क्रांतिकारी नेता भी अफवाहें फैलाकर व्यवस्था बढ़ा रहे थे। लोगों की आशंका का मुख्य कारण यह था कि संविधान सभा द्वारा 4 अगस्त को पारित प्रस्तावों पर राजा ने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। लोग सोच रहे थे कि कहीं राजा विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र न रच रहा हो, ऐसा एक आशंका थी। 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस की 6 से 7 हजार महिलाएं वर्साय जा पहुंची, जहां राजा रहता था, और नारा लगाया कि हमें रोटी दो। 6 अक्टूबर को प्रातः भीड़ ने शाही महल के फाटक तोड़ दिए और कुछ जो वहां पर प्रहरी थे उनको मार डाला और महल पर अधिकार कर लिया।
राजा और उसके परिवार को मजबूर किया कि वो पेरिस जो है वो चले। अब उनका नारा था, अब रोटी पकाने वाला यानी कि राजा, अब रोटी पकाने वाला, उसकी पत्नी और बच्चा हमारे बीच में है, अब रोटी की समस्या हल हो जाएगी। ये उनको लेकर के पेरिस आ गए इस उद्घोष के साथ कि राजा, उसकी पत्नी और बच्चा हमारे बीच है, तो अब रोटी की समस्या हल हो जाएगी। पेरिस में राज परिवार को, वहाँ एक पुराना महल था, ट्यूलरीच नाम उस महल का, ट्यूलरीच महल का नाम उस महल में रखा गया, पुराना महल। संविधान सभा भी पेरिस में आ गई। अब राजा पेरिस की भीड़ का बंदी बनकर रह गया और अब राजा की स्थिति जो है विद्यार्थियों वो खराब थी और राज परिवार जो है वो पूरी तरह क्रांतिकारियों के उस पकड़ में और उनका बंदी। अब बात होती है मानवाधिकारों की। 26 अगस्त को राष्ट्रीय असेंबली ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की। नागरिकों के यह जरूरी समझा गया कि संविधान से पहले इस तरह की घोषणा हो, संविधान बनने से पहले यह घोषणा हो। स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और अत्याचार का विरोध, स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और अत्याचार का विरोध, ये सब जनता के अधिकार घोषित किए गए। पुनः दोहरा रहा हूं विद्यार्थियों, स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और अत्याचार का विरोध, जनता की प्रभुसत्ता को मान्यता दी गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आदमी जन्म से ही स्वतंत्र रहता है और अधिकारों की समानता रखता है। स्वतंत्रता की व्यवस्था इस तरह की गई कि एक मनुष्य की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक नहीं रहे। अब किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। कानून के सम्मुख सबको बराबर कहा गया। प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने, पब्लिकेशन, प्रकाशन की स्वतंत्रता दी गई, बेशर्त कि वह कानून द्वारा निश्चित सीमा का उल्लंघन न करे। इस घोषणा पत्र में कुल 17 धाराएं थी, जो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र था, ह्यूमन राइट्स का। 17 धाराएं थी जो 18वीं सदी के राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती थी। इन पर अमेरिकन संविधान के अधिकार संबंधी धाराओं का प्रभाव था। जनता की प्रभुसत्ता को जितना महत्व अभी दिया गया उतना पहले कभी नहीं दिया गया था। इस घोषणा पत्र के द्वारा क्रांति का एक निश्चित ध्येय और कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जो शेष महत्वपूर्ण कार्य यदि हम उनकी बात करें विद्यार्थियों, तो राष्ट्रीय असेंबली ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे दंड विधान में संशोधन किया, जो वहाँ का जो भी न्याय व्यवस्था थी, प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी। क्रांति के शुरू में ही प्रोटेस्टेंटों को नागरिकता का अधिकार दिया गया और 1791 में यह अधिकार फ्रांस में यहूदी लोगों को भी दे दिया गया। ठीक है, यहूदी को भी दे दिया गया। धार्मिक संप्रदायों को सहिष्णुता की गारंटी दी गई। विद्यार्थियों, बहुत बड़ी बात की गई। परंतु मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं मिल पाया। इसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में स्त्रियों को कोई स्थान नहीं दिया गया। इसी प्रकार फ्रांस में सभी जो वयस्क लोग थे, एडल्ट लोग थे, उन सभी को मतदान देने का अधिकार भी नहीं दिया गया, क्योंकि इसके लिए कर देने और संपत्ति
के स्वामी होने की एक योग्यता जो है उन्होंने वहां पर निर्धारित कर दी। अब बात है विद्यार्थियों, वहां पर एक नया संविधान बनता है। 1791 में संविधान बनकर तैयार हो गया। फ्रांस के इतिहास में यह पहला लिखित संविधान था। यह अत्यधिक मर्यादित था। इसमें दो बातों पर विशेष जोर दिया गया। पहला, लोक प्रभुत्व का सिद्धांत, यानी जनता की इच्छा और अनुमति सरकार की सभी शक्तियों का स्रोत है। बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों। पहले जो लुई कहा करता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, अब ऐसा नहीं है। इन्होंने संविधान में लिखा है कि जनता की इच्छा, पहले क्या थी? राजा की इच्छा थी। जनता की इच्छा और अनुमति सरकार की सभी शक्तियों का स्रोत है। और दूसरा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन सब का पृथक्करण, इन सब का सेपरेट होना, इन सब का स्वतंत्र रूप से कार्य करना। चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल है, गवर्नर है, या फिर न्यायालय है, उन सब को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा। नए संविधान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। विद्यार्थियों, गौर करने वाली बात है, यहां पर लिखा है संवैधानिक राजतंत्र, प्रजातंत्र नहीं लिखा है। यानी कि वो लोग राजा को अभी समाप्त नहीं करना चाह रहे हैं। संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। इस दृष्टि से राजा की उपाधि में भी परिवर्तन किया गया। अब वह फ्रांस का राजा न कहा जाकर फ्रांसीसियों का राजा कहा जाने लगा। ठीक है, वो जनता का फ्रांसीसी, वहां की जनता जो फ्रांसीसी है, जैसे हम इंडिया के लोग इंडियन, तो फ्रांसीसियों का राजा, यानी अब वो इस दृष्टि, मतलब इसको थोड़ा सा गहनता से विचार करें तो एक प्रकार से वहां के लोगों का ये प्रतिनिधि है। पहले तो ईश्वर का प्रतिनिधि था ना, अब ये फ्रांसीसियों का राजा कहा जाने लगा। अब राजा को सरकारी धन को मनमाने ढंग से खर्च करने का अधिकार नहीं दिया गया। उसका वार्षिक वेतन निश्चित कर दिया गया। मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राजा के हाथ में रखा गया, परंतु मंत्रियों को व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत होने की सुविधा नहीं दी गई। राजा को सीमित वीटो भी दिया गया। वीटो यानी निषेधाधिकार। सीमित है, लेकिन पहले तो असीमित थे ना, अब सीमित है, जिसके द्वारा वह व्यवस्थापिका द्वारा पास किए गए कानून को 4 वर्ष की अवधि तक लागू होने से रोक सकता था, उसके बाद नहीं। विदेश नीति का संचालन, राजदूतों की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों का स्वागत आदि कार्य भी राजा के पास रखे गए, परंतु युद्ध और संधि के अधिकार व्यवस्थापिका के पास, यानी कि मंत्रिमंडल के पास में रहेंगे। नए संविधान के अनुसार भावी व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या 745 निश्चित कर दी गई और उनका कार्यकाल 2 साल का रख दिया गया। इसके बाद पुनः चुनावों की व्यवस्था की गई। नई व्यवस्था में केवल एक ही सदन रखा गया। अपने को भंग करते समय राष्ट्रीय असेंबली यानी संविधान सभा ने अपने सदस्यों के लिए एक बंधन लगा दिया। इसके सदस्य दूसरी विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। विद्यार्थियों, यह एक आदर्शवादी कदम था, किंतु इसके कारण देश को कुछ अनुभवी संसद सदस्यों की सेवाओं से वंचित होना पड़ा। और ये जो संविधान बनाया गया, ये जो प्रमुख बातें मैंने आपको बताई, राजा को विवश होकर इस संविधान को स्वीकार करना पड़ा। अब बात करते हैं चर्च संबंधी कानून। राष्ट्रीय असेंबली ने चर्च के संबंध में चर्च के संगठन को बदलने का प्रयास किया। सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए चर्च की संपत्ति
संपत्ति जब्त कर ली गई और उसको बेचने का निर्णय लिया गया। जैसे आज भारत में यदि सरकार के पास में कोई वित्तीय संकट हो तो वो जो धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर, चाहे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, उनकी संपत्ति को जब्त कर ले और उसको बेचने का निर्णय। इसके लिए एक आज्ञप्ति एक एक मतलब जो उन्होंने एक नियम पास किया, उसके अनुसार चर्च की भूमि को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। एक अन्य अधिनियम के द्वारा फ्रांस में बिशप क्षेत्रों की संख्या 134 से घटाकर 83 कर दी। चर्च के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए अब राज्य की ओर से वेतन निश्चित कर दिए गए, अर्थात वे भी अन्य लोगों की तरह अब राज्य के कर्मचारी बन गए। पोप से नियुक्ति संबंधी अधिकार छीन लिए गए, परंतु निर्वाचित बिशपों को मान्यता देने का अधिकार पोप के पास रहने दिया गया। संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि चर्च के सभी अधिकारियों को इस संविधान का समर्थन लेने के लिए शपथ लेनी पड़ेगी। विद्यार्थियों, 134 जो बिशप थे उनमें से केवल 4 ही इसके लिए तैयार हुए। इससे धार्मिक कलह खड़ी हो गई। जिन पादरियों ने अब तक क्रांति का समर्थन किया था वे भी क्रांति के विरोधी हो गए। लुई 16वें ने इस पर भी अपने हस्ताक्षर कर दिए। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, राजा का पलायन और वापसी। पेरिस की घटनाओं से राजा जो लुई 16वां है काफी परेशान हो गया था, अतः उसने पेरिस से भागने की योजना बनाई। फ्रांस का राजा अपनी राजधानी पेरिस से बेचारा अपनी जान बचा करके भागना चाहता है। उसका विचार पूर्वी फ्रांस में जाना था, जहां फ्रांसीसी फौजें तैनात थी और जिनकी राजभक्ति में उसे विश्वास था। उसको विश्वास था कि वो जो फौजें हैं उसकी रक्षा करेंगी। 20 जून 1791 की रात को लुई 16वां अपनी पत्नी तथा राजकुमार के साथ भेष बदलकर पेरिस से भाग निकला। राजा, रानी और राजकुमार भेष बदलकर भाग रहे हैं। दूसरे दिन लगभग आधी रात के समय वे लोग अपनी जो उनकी बग्घी थी, घोड़ा गाड़ी में, एक गांव जिसका नाम था वरेन, उस गांव में पहुंचे जो लगभग वो पूर्वी फ्रांस जहां जाना चाह रहे थे उसकी सीमा के निकट था। लेकिन विद्यार्थियों, हुआ क्या कि लोग उसको वहां पहचान गए और उनको पकड़ लिया और पकड़ करके वापस उनको फ्रांस लाया गया। और अब राजा को एक नजरबंद कैदी की तरह रखा गया। राजा पहले भी एक प्रकार से इनकी कैद में ही था, मैंने कहा था आपको, बंदी बना लिया गया, लेकिन उसको एक महल में रख दिया गया था, छोड़, है ना, वहाँ वो रह रहा था और उस पर कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं थी। जनता के बीच में था, जनता की निगाह में था, इसलिए उसको हमने कैदी और बंदी कहा। लेकिन इस बार उसको नज़रबंद कैदी की तरह रखा गया। अब उसको वॉच किया जा रहा है, अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। और विद्यार्थियों, फ्रांस के लोगों को अपने राजा में विश्वास नहीं रहा। ये जो घटना हुई, इसने क्रांति का जो प्रवाह था, जो धारा थी, उसको एकदम से बदल दिया। विद्यार्थियों, कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जब वो संविधान बना रहे थे तो उसमें राजतंत्र शब्द मैंने आपको नोटिस करने के लिए कहा था कि वो अभी प्रजातंत्र के मूड में नहीं है, वो राजतंत्र की बात कर रहे हैं। राजा को अभी भी वो कायम रखने की बात कर रहे हैं। अभी तक फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना के बारे में किसी ने बात नहीं की थी, लेकिन ये जो राजा रात को भागा ना भेष बदल करके, लेकिन अब लोगों में
गणतंत्र की स्थापना की चर्चा होने लगी और इस प्रकार फ्रांस में यहाँ से एक गणतंत्रवाद हम प्रारंभ होता हुआ देखते हैं। शेष अगले व्याख्यान में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।